नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बी पार्ट फाइनल ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है शीत युद्ध की प्रगति और विस्तार। इसके 6 चरण हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम पहले चरण और द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के विस्तार का प्रथम चरण का कालखंड 1917 से 1945 तक माना जाता है और विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का प्रारंभ उसी दिन से हो जाता है जिस दिन से रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति के माध्यम से जो मार्क्स के विचार हैं उनको लागू करने का प्रयास किया गया और 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य अस्तित्व में आया। रूस प्रथम साम्यवादी राज्य के रूप में 1917 में अस्तित्व में आया और पूंजीवादी जो राज्य थे, पश्चिमी देश थे, उन्होंने रूस का स्वागत नहीं किया और अभी इस कालखंड के अंतर्गत शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, किंतु जो वैचारिक पक्ष थे वो अवश्य प्रकट हो गए थे। एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ ब्रिटेन अपने मित्र राष्ट्रों के साथ में था और इस काल में सोवियत रूस एक निर्बल राष्ट्र था। 1920 में जब सोवियत रूस ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहे तो अमेरिका ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित तो किए, किंतु सशर्त स्थापित किए। उसे बहुत ज़्यादा व्यापारिक संबंधों में महत्व नहीं दिया और ब्रिटेन ने भी जब मजदूर दल की सरकार की स्थापना के बाद ही 1924 में साम्यवादी सरकार को रूस के अंतर्गत मान्यता दी और अमेरिका ने 1933 में साम्यवादी सरकार को मान्यता दी रूस के अंतर्गत। कूटनीतिक संबंधों की स्थापना 1933 के समय में शुरू हुई। फ्लेमिंग ने इस काल की जो घटनाएं हैं जिसने शीत युद्ध के विकास में बल दिया उसके बारे में बताया। पहली घटना के रूप में वो द्वितीय मोर्चे के स्थगन की घटना को बताते हैं जो 1942 से 1944 के मध्य की कालावधि में रहा। दूसरी घटना के रूप में सोवियत सेनाओं द्वारा जो पूर्वी यूरोप पर अधिकार किया गया उसको देखते हैं और इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर जो रूस के साथ मतभेद थे उसको भी उस कालखंड की शीत युद्ध में विकास की दृष्टि से देखते हैं। और 1945 में जो अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो अणुबम गिराया उसने भी शीत युद्ध के विकास में योगदान दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रथम कालखंड था 1917 से 1945 का शीत युद्ध का, इसके अंतर्गत शीत युद्ध प्रकट रूप में सामने नहीं आया। हालांकि साम्यवादी रूस के स्थापना के बाद पश्चिमी जो राष्ट्र थे, पूंजीवादी राष्ट्र थे, उनके अंतर्गत असंतोष उत्पन्न हुआ और वो साम्यवादी रूस को वह सम्मान नहीं देना चाहते थे जो आपस में एक दूसरे को दिया करते थे। अब हम देखते हैं कि शीत युद्ध के विस्तार का जो चरण है उसके द्वितीय कालखंड के अंतर्गत 1946 से 1953 का समय आता है। इस काल में शीत युद्ध असली रूप में सामने आ गया था, अर्थात शीत युद्ध अपने प्रकट रूप में सामने आ गया था और इस कालखंड की कौन कौन सी घटनाएं हैं उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चर्चिल का फुलटन भाषण इस कालखंड की प्रमुख घटना के रूप में देखा जा सकता है। 5 मार्च 1946 को चर्चिल ने एक भाषण दिया अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर, जिसने एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया और आधुनिक शीत युद्ध का श्री गणेश किया। इसके अंतर्गत चर्चिल ने कहा कि हम एक तानाशाही के स्वरूप के स्थान पर दूसरे स्वरूप की स्थापना को स्थापित नहीं कर सकते। अर्थात चर्चिल का मतलब था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस समय जो धुरी राष्ट्रों की तानाशाही थी उसके स्थान पर अब हम रूस की तानाशाही को स्थापित नहीं होने दे सकते। इसलिए चर्चिल ने आंग्ल अमेरिकी जो गठबंधन था उसकी मांग की और उसका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए जितने भी नैतिक अनैतिक उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। इसके बाद समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना फूट पड़ी और 20 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी
ए वालेस से त्यागपत्र देने के लिए कहा, क्योंकि जब हेनरी ए वालेस वहाँ के जो वाणिज्य सचिव थे, उन्होंने एक न्यूयॉर्क में सार्वजनिक भाषण के अंतर्गत ये कह दिया था कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने चाहिए। इसी कारण से हेनरी ए वालेस से त्यागपत्र ले लिया गया, क्योंकि जब वो चर्चिल ने घोषणा की और आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की मांग की और साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए नैतिक और अनैतिक उपायों को अपनाने की बात कही, ऐसे समय में पूरे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावनाएं उत्पन्न हो गई थी। और ऐसे समय में जब हेनरी ए वालेस ने सोवियत संघ और अमेरिका की मैत्री स्थापना की बात कही, तो उनसे त्यागपत्र ले लिया गया। इस प्रकार चर्चिल का जो फुलटन भाषण था शीत युद्ध के विस्तार में काफ़ी चर्चा में रहा। दूसरा हम देखते हैं कि ट्रूमैन सिद्धांत 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन थे और उन्होंने एक नीति घोषित की कि साम्यवादी प्रसार को रोका जाएगा। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्य होगा तो उसे अमेरिका के सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा और वो उसको रोकने का पूरा प्रयास करेगा। इस घोषणा के माध्यम से अमेरिका ने यूनान, टर्की और ईरान इन देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा की। इसके अंतर्गत आर्थिक सहायता की नीति अपनाई गई। अमेरिकी कांग्रेस ने यूनान को 25 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी, टर्की को 15 करोड़ की सहायता प्रदान की और चेतावनी दी कि विश्व की स्वतंत्र जनताएं अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रही हैं। यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समूचे विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी। हम संक्षिप्त रूप में कह सकते हैं कि आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को रोकने का और सीमित करने का जो एक तरीका था अमेरिका ने अपनाया और उसे ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि मार्शल योजना भी इसके अंतर्गत घोषित हुई। मार्शल योजना के अंतर्गत अमेरिका के विदेश सचिव मार्शल ने 23 अप्रैल 1947 को इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय फौरन यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न ना किया गया तो वो साम्यवादी हो जाएगा। अर्थात साम्यवादी होने से यूरोप को रोकने के लिए जो योजना अपनाई गई उसे मार्शल योजना कहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों में व्याप्त बेकारी, भुखमरी, निर्धनता, साधनहीनता इत्यादि को समाप्त करने के लिए योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत 1948 से लेकर 1952 तक 4 वर्षों की अवधि में पश्चिमी यूरोपीय देशों को 12 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था, क्योंकि जिन देशों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी गई उन पर मुख्य शर्त यह लागू की गई थी कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादी सरकारों की स्थापना नहीं करेंगे। अब हम जैसे कि हमने देखा कि ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत टर्की, यूनान, ईरान को आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने के लिए अमेरिका ने उपाय अपनाए। उसी प्रकार से मार्शल योजना के अंतर्गत जो पश्चिमी यूरोपीय देश थे उनके आर्थिक पुनरुद्धार के माध्यम से उन्हें भी साम्यवादी खेमे में जाने से रोकने का प्रयास किया गया। इस कालखंड की एक घटना बर्लिन की नाकेबंदी की थी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बर्लिन की नाकेबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क,
जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकेबंदी में असफल रहा एवं मई 1948 में उसने इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया। किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए सैनिक संगठनों की स्थापना करने लगा। इस कालखंड की एक घटना थी जर्मनी का विभाजन। जर्मनी के विभाजन में हम देखते हैं कि जब शत विशत जर्मनी शीत युद्ध का एक प्रधान केंद्र बन गया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह 19 सितंबर 1949 को संघीय जर्मनी गणराज्य, जिसे पश्चिमी जर्मनी भी कहते हैं, का उदय हुआ। मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहते हैं, की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया। नाटो की स्थापना इस काल की एक प्रमुख घटना थी। 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कार्य करेंगे। नाटो सोवियत संघ को चेतावनी थी कि यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसकी तत्काल सहायता करेगा। अर्थात जब 1949 में नाटो की स्थापना हुई तो इसमें यूरोप या उत्तरी अमेरिका के कुछ देश सम्मिलित हुए और इसमें ये घोषित किया गया कि एक पर आक्रमण सब पे आक्रमण माना जाएगा और यह एक तरह से जो सैनिक संधि थी, ये सोवियत संघ के विरुद्ध एक संधि थी जिसके अंतर्गत सोवियत रूस के माध्यम से किसी भी प्रकार की साम्यवादी कार्रवाई को रोकने के लिए इन्होंने एक ऐसा संगठन स्थापित किया जिसमें किसी भी एक देश के साथ यदि सोवियत रूस के द्वारा हस्तक्षेप होता है किसी भी देश में, तो सभी देश मिलकर सामूहिक रूप से सोवियत संघ का मुकाबला करेंगे। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना इस कालखंड की प्रमुख घटना में से एक है, क्योंकि 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने से शीत युद्ध में उष्णता आ गई और साम्यवादियों की इस विजय ने सोवियत संघ के उत्साह में काफ़ी वृद्धि की, क्योंकि यूएनओ के चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य था। परंतु जब चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई थी तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में स्थान पाने की मांग की। यूएसए ने इसका विरोध किया और यूएसए नहीं चाहता था, यूएसए से यहाँ तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए और साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किए जाने की सोवियत संघ में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इस पर उसने सुरक्षा परिषद की बैठकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भयंकर कटुता और वैमनस्य उत्पन्न हो गया, जिसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिलक्षित हुआ, क्योंकि सोवियत रूस चाहता था कि चीन भी यदि यूएनओ की सुरक्षा परिषद का मेंबर बन जाए तो इससे साम्यवाद को बढ़ावा मिलेगा, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा नहीं चाहता था और उसने इसका विरोध किया और इसी की वजह से दोनों महाशक्तियों के मध्य कटुता और भी ज़्यादा उग्र हो गई। कोरिया का जो युद्ध है वो भी शीत युद्ध के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में रहा। कोरिया का युद्ध वास्तव में
पश्चिमी गुट और साम्यवादी गुट के बीच युद्ध था। 1950 में साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र विश्व की रक्षा का दायित्व अपने पर ले लिया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से सोवियत संघ की जो एक्सेस थी उसका खूब फ़ायदा उठाया। यूएनओ ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उसके झंडे के नीचे अनेक देशों की विशेषतः अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की और कोरिया संघर्ष में शीत युद्ध सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। चीनी सैनिकों और सोवियत संघ के हथियारों से उत्तरी कोरिया लड़ रहा था और संयुक्त राष्ट्र की सेना के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी कोरिया की तरफ से मैदान में था। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर तथा उसके बाहर सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रचार अभियान तीव्र कर दिया। यह युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला और जून 1953 में बंद हुआ, किंतु दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध जारी रहा। अमेरिका द्वारा जापान के साथ जो शांति संधि की गई उसने भी शीत युद्ध के विकास में बल दिया।